दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। राना सरफराज हिज़्ब मामूल सैटरडे के दिन आज गो के 25 दिसंबर है, छुट्टी है। मगर हमारी छुट्टी नहीं है। हमारे साथ मियां सुहेल शोएब लाहौर से हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और कानून के कहते हैं ना, एक किस्म के टीचर हैं हमारे। हमें रहनुमाई भी देते हैं, हमें बताते हैं हमारे मसले मसाइल का हल भी क्या है। हमें अगर कोई ज़िंदगी में कानूनी पेचीदगी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। और इस हवाले से उनके पास कहते हैं ना, मालूमात का खजाना होता है। रोजाना की प्रैक्टिस होती है, रोजाना की डीलिंग होती है। थाना कचहरियाँ जो आम हमारे लोगों के मसले मसाइल हैं, उसके ऊपर उनको माशाल्लाह बड़ा उबूर है। लेते हैं लाइन पे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुहेल, कैसे मिजाज हैं? आज छुट्टी वाले दिन भी मैंने आपको बहुत तंग किया हुआ है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि हम जी अक्सर देखते हैं हमारे अखबारात, हमारे सोशल मीडिया भरी होती है लोगों के मसाइल के साथ, लोगों की लीगल प्रॉब्लम्स के साथ। ये बताइए, एक आम जो बंदा मुश्किल में आ जाए, परेशानी में आ जाए, मेल और फीमेल, उसको पहले क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए क्या तरीके इख्तियार करना चाहिए कि उसको कानूनी मदद मिल सके? एक तो सबसे बुनियादी राना साहब तरीका है ना, जिसे हम कहते हैं एफआईआर। कोई भी इंसिडेंस हुआ है क्राइम से रिलेटेड, उसके लिए एक बुनियादी चीज जो एक आम शख्स को भी पता है, वो है एफआईआर, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और सही। वैसे आमतौर पे जो क्राइम को रिपोर्ट किया जा सकता है ना, वो दो चीजें हैं। और एक तो हम थ्रू एफआईआर जा सकते हैं, और दूसरा जो है ना, इस्तगासा क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, अच्छा। जिसकी भी जुरिस्डिक्शन हो, जिस जज की या मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन हो वहां पर। सो लेट सपोज अगर कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल या ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसके हवाले से पुलिस नहीं सुन रही, तो द क्रिमिनल कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। अगर दहशतगर्दी की दफात है तो फिर वो दहशतगर्दी अदालत के अंदर जो है ना क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाएगी। तो ये दो बुनियादी तरीके हैं जिसके अंदर जो है ना वो क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल की जा सकती हैं। और हर जो जिसकी जिस इदारे की, लेट सपोज अब यहाँ पर दो चीजें हैं ना, पुलिस, पंजाब पुलिस भी है आपके पास एफआईए भी है, आपके पास नैब भी है। ये वो तमाम इन्वेस्टिगेशन वाले इदारे हैं। तो जो जिस नेचर का ऑफेंस होगा और जिस शेड्यूल या जिस लॉ के अंडर फेल करता होगा, उसके मुताबिक जो है ना वो रिपोर्टिंग की जा सकती है। लेट सपोज अगर अगर तो कोई सोशल मीडिया से रेलेवेंट है, व्हाट्सएप या किसी भी ऐसे ऐप से रेलेवेंट है जो कि आईटी या मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट है, कोई ऐसा हम्म। ऑफेंस आ रहा है, क्रिएट हो रहा है, साइबर क्राइम से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर जो है ना हम एफआईए को रिपोर्ट करेंगे। और अगर एफआईए नहीं सुनता, तो उसके अंदर भी एफआईए को सुनाने के लिए पिटीशन अंडर 22A 22B 22A बी जिसे हम कहते हैं, वो फाइल की जा सकती है। या एफआईए की कोर्ट्स अवेलेबल है, वहां पे क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करके इनिशिएट किया जा सकता है। तो ये वो तरीके कार हैं जहां से हम इनिशिएट करेंगे। अच्छा, अब आमतौर पे होता ये है कि जी। आमतौर पे पुलिस सुनती नहीं है, फिर हमें 22 से 22B में जाना पड़ता है। तो यही देखिए, मेरा बुनियादी सवाल था। आम जो परेशान होने वाला है, खास तौर पे बच्चों के मसाइल हैं, खवातीन को रेप के केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं, सुनाई नहीं होती, उसका जरा गाइड कीजिए। देखिए आम तौर पे तो इसके लिए यही मैंने जो बात की है, पिटीशन अंडर 22A 22B, वही वो वही। फाइल की जाए। जस्टिस ठीक ऑफ है। पीस इसे कहा जाता है। 22A 22B की पिटीशन फाइल करें बिफोर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुनता है, और उसके अंदर अपना जो भी क्रिएट हुआ है ऑफेंस या जो भी आपने इंसिडेंट है वो आप उसमें लिखें। अब तो खैर जो एफआईआर या जो दरखास्तें हैं, उसको बकायदा ई टैग लगता है। उस ई टैग के थ्रू आपको एक रिसीट मिलती है। पंजाब के अंदर तो यही है, आई डोंट नो अबाउट सिंध, लेकिन पंजाब के अंदर जो है ना ऑल ओवर दी पंजाब ई टैग निकलता है, और टैग बकायदा होता है। तो सही। उसके अंदर जो आपकी कंप्लेंट है ना, वो उस तरह से रजिस्टर्ड हो जाती है। आप उसको सही। साथ लगाएं, जो आपकी दरखास्त है उसकी कॉपी साथ लगाएं। और वकील, जाहिर सी बात है, इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए जो इंटेग्रल पार्ट है वो है लॉयर। वकील करें सबसे पहले तो, उसको कहें कि इस पिटीशन को फाइल करे। और जाहिर सी बात है, फिर जज रिपोर्ट मांगेगा। जज आमतौर पे एसपी से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से रिपोर्ट मांगता है। तो जब वो एसपी बुलाएगा अपने मातहत को, जब पूछेगा जी कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, और खास तौर पे ये रेप का केस, दैट इज समथिंग वेरी सीरियस एलिगेशन।
सही। तो जब इस तरह का सीरियस एलिगेशन होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि एसएचओ को स्टेशन हाउस ऑफिसर या जो भी उस वक्त का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको इस चीज को निग्लेक्ट करना चाहिए। वो इतना ही इज पावरफुल इनफ टू निग्लेक्ट दैट थिंग। तो दैट शुड बी रिपोर्टेड। और फिर एसपी रिपोर्ट मांगता है, एसपी फिर उसी रिपोर्ट को सबमिट करता है थ्रू हिज ऑफिसर इन द कोर्ट, और फिर उसके मुताबिक कोर्ट ऑर्डर कर देती है या पर्चे का। और अगर वाकईतन कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं हो रहा या कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया जिससे ऑफेंस क्रिएट हो रहा हो, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी हमारे प्लीज। यहाँ पे एक बड़ा ही आम है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सही, बिल्कुल है। अमानत में खयानत, सेक्शन 406 ऑफ पीपीसी। अब इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 406 को ना आमतौर पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के साथ भी जोड़ दिया जाता है। ये अच्छा। बेसिकली जो भी चीज इंटरेस्टमेंट है, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। लेट सपोज मैं आपको अपनी गाड़ी देता हूँ कि राना साहब ये गाड़ी है, आप ये फलां जगह पे पहुंचा दें। हम्म। आप वो उस जगह पे जो उसका डेस्टिनेशन मैंने मुकर्रर किया वहां पे नहीं पहुंचाते और वहां से जो है ना वो कहीं और ले जाते हैं। मैं आपसे गाड़ी डिमांड करता हूँ या मैं उधर पूछता हूँ तो गाड़ी नहीं वहां पे जो है ना वो पहुंचती। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है कि मैंने आप पे भरोसा किया और मैंने आपको गाड़ी की चाबी दी कि जी ये फलां जगह तक पहुंचा दें, या मैंने आपको ही दे दी गाड़ी, आपने बिल्कुल अपने पास ठीक है। रखी, अब मैं वापसी डिमांड कर रहा हूँ, आप नहीं दे रहे। तो हम्म। दिस इज अ केस ऑफ सेक्शन 406 पीपीसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि मैंने आप पे एतबार करते हुए आपको गाड़ी दी, तो आई कैन गो टू पुलिस स्टेशन फॉर इट। लेकिन लेट सपोज मैंने और आपने इन्वेस्टमेंट करके एक गाड़ी खरीदी। हम्म। अब वो गाड़ी जो है ना वो आपके पास है और मैं आपसे डिमांड करता हूँ गाड़ी को, तो आप मुझे गाड़ी नहीं देते। अब सही। यहाँ पर 406 नहीं है, सही। इंटरेस्टमेंट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। ओके। तो आप समझ रहे हैं? ये डिफरेंट एक हो चीज गया। में इन्वेस्ट कर रहा हूं ना तो वो एक सिविल लाइबिलिटी है, उसके लिए आप सिविल कोर्ट में जाएंगे। लेकिन सही। एक चीज में इंटरेस्टमेंट कर रहा हूं तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी है, क्योंकि उसके अंदर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ गया है। तो ये चीज होती है कि कभी कभी प्राइमा फेशिया है, बादिउल नजर केस बनता ही नहीं है, लेकिन लोग जो है ना वो जाते हैं और उस केस अच्छा, के फिर लिए जो सवाल ये है कि जो अदालतें हैं वो इतनी मसरूफ होती हैं, क्या वो डायरेक्ट केसेस को अटेंड कर लेती हैं? अ, अदालतों का काम ही केसेस को अटेंड करना है राना साहब। अगर अच्छा। अदालतें मसरूफ हैं और केसेस को अटेंड नहीं कर सकती तो फिर क्या करना है अदालतों ने वहां पे बैठ के। ये बाज मामला देखते हैं हम, आपके अदालत देखें, मुताबिक। एक चीज को समझें कि अदालत जो है ना वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। नहीं है, एग्री। मगर वो ए, पुलिस को तो रेफर करती है ना। पुलिस को ही रेफर करना है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस इज द ओनली अथॉरिटी। जब हम लफ्ज इन्वेस्टिगेशन यूज करते हैं ना तो सही। ये इन्वेस्टिगेशन की पावर जो है वो सोलली पुलिस के पास ही है। जज इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। इवन ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें भी बनती हैं जिसके अंदर अगर वो कोई जज शामिल भी हो ना, तो ये कमीशंस जो है ना ये आगे से रेफर करते हैं टू द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जिस तरह एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस है, इसके अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन के एसपी अलहदा बैठता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो हमेशा पुलिस ही करेगी। सही। जज एट मैक्स इंक्वायरी कर सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में फर्क क्या है? इन्वेस्टिगेशन जो है इसके अंदर जो भी एक्यूज्ड है या जो कंप्लेनेंट है उनको बिठा के उनसे प्रॉपर पूछताछ की जाती है, उनसे सबूत मांगे जाते हैं, उनको सारा कुछ पूछा जाता है। इंक्वायरी ये होती है कि जज जो है उसके सामने एक रिपोर्ट आती है, वो उस रिपोर्ट को देखते हुए जो है ना वो अपना उसके अंदर जो है ना कोई रिमार्क्स दे सकता है। इन्वेस्टिगेशन टोटली एक डिफरेंट चीज है। तो लिहाजा सही है। अदालतों का काम जो होगा वो सिर्फ एट मैक्स इंक्वायरी होगा या ट्रायल कमिट कंडक्ट करना होगा। ट्रायल के अंदर भी ये होगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो कर रहा होगा वो जज तो नहीं करेगा, वो तो हम्म। करेगा वकील। हम्म। क्योंकि हमारा सिस्टम, आवर सिस्टम इज कॉल्ड एडवर्सेरियल सिस्टम। तो सही। एडवर्सेरियल सिस्टम के अंदर तो
इंक्वायरी जो है, सॉरी, जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो लॉयर्स करते हैं, लॉयर्स आर सही। एक्टिव पार्ट ऑन इट। सही। तो जजेस जो होंगे उनका काम ये होगा कि आया के बादियुल नजर केस बनता है। जिस तरह मैंने आपको दो मिसालें दी, पहली मिसाल के अंदर क्या था, इंटरेस्टमेंट थी, दूसरी में इन्वेस्टमेंट थी। अब जहां पे ठीक है। इन्वेस्टमेंट थी वहां पे बादियुल नजर केस ही नहीं बनता, तो एफआईआर क्यों रजिस्टर्ड हो, क्योंकि कोई क्राइम ही नहीं कमिट हुआ। सही। तो ये वो चीजें हैं जिनको देखना होता है, और इस तरीके से हम अपनी किसी भी कंप्लेंट को कर सकते हैं। सही। आपकी इजाजत हो तो सवाल करूं। इस वक्त जी जी बड़ा मशहूर और मारूफ केस है नूर मुकद्दम का। जी। उसमें कुछ चीजें, देखिए, गया मामला को अदालतों में चला गया, हम उस पे तो नहीं, मगर कहीं ना कहीं आईओ की उसमें कोई ऐसा झोल नजर आ सकता है, रिफ्लेक्ट होता है या कोई चीज होती है, तो ऐसे में जज क्या दोबारा इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है? बिल्कुल, री इन्वेस्टिगेशन का जो है वो दे सकता है, और इनफैक्ट पार्टीज के पास राइट है कि वो इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करा दें, चेंज करवा दें। लेकिन वंस द ट्रायल इज स्टार्टेड, अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया तो फिर री इन्वेस्टिगेशन पे नहीं जाएगा। नहीं क्योंकि होगा। अच्छा। फिर देखें, फिर तो यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं उनको मैन्यूवर करने का फिर मिल जाएगा। इस तरह तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल ऐसा ही चालान जमा होता है ना 173 का, मैं थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मेरा, क्योंकि ये शायद मेरे जेहन में आते ही ना ये पॉइंट। देखें, एफआईआर लॉज हुई, एफआईआर लॉज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। वंस द इन्वेस्टिगेशन गेट कंप्लीट गॉट कंप्लीटेड, तो है। सही। तब जाके 173 सेक्शन 173 सीआरपीसी का चालान जमा होता है। जब चालान जमा होता है तो फिर अगला स्टेप आता है कि चार्ज फ्रेम किया जाता है एक्यूज को बिल्कुल बुला सही। के। अगर एक्यूज गिल्टी अपने आप को मान ले, कन्फेशन कर ले बिफोर द कोर्ट, तो फिर डायरेक्ट उसे सेंटेंस सुनाई जाती है, जजमेंट आ जाती है। और अगर वो अपना जुर्म एडमिट ना करे, सॉरी कन्फेस ना करे, अब ये एडमिट यहाँ पे लफ्ज नहीं आएगा, कन्फेस आएगा। आई विल लेट यू नो द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। जब क्रिमिनल सही। लॉ होगा तो ये कन्फेशन होगा। तो कन्फेस जब होगा, तो कन्फेशन के अंदर जो है ना, अगर तो वो कन्फेस नहीं करता तो फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। एडमिशन एक सिविल पार्ट में होता है, यानी कि मैंने अपना कोई सिविल राइट मान लिया तो आई एडमिट माई लाइबिलिटी। सही। जब मैं फौजदारी के कानून के तहत आऊंगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी में आऊंगा, तो आई एम कन्फेसिंग ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। तो सही। ये दो चीजों में डिफरेंस है। खैर एनीवेज, तो ये इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक पार्टीज के पास राइट है। देखें, जज अपने तौर पे तो वहां पे जज तो अपनी कुर्सी में बैठा हुआ है या अदालत में बैठा हुआ है। अब थाना जो है वो चाहे उससे कितनों मील दूर है, वहां पे किस क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किस तरह हो रही है, वो तो पार्टीज के दरमियान है ना। अगर एक्यूज को लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब पहले तो देगा वहां पे सीसीपीओ को या रेलेवेंट डीएसपी को, और अगर वो लोग नहीं करते तो फिर अदालत में दरखास्त देगा। अदालत जो होगा वो चेंज करने के लिए कह देगी। अक्सर यही रोना रहा जाता है, मुशाहिदे में तो नहीं, सुनने में, सोशल मीडिया पे जो नजर आता है, अखबारों में नजर आता है कि जो साइल है वो रोता ही है कि मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ ज्यादती हो गई, मेरे साथ पुलिस या जो भी इदारे होते हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई झोल या कमी बेशी रह जाती है। तो इसमें क्या ये टेक्निकली बाय मिस्टेक होता है या इसको जानबूझ के रखा जाता है कि केस को किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जाए और इसका फायदा थर्ड पार्टी को पहुंचाया जाए? ऐसा मुशाहिदे में देखने में आया है बहुत सारे केसेस में। तो देखिए उस इसके वक्त अंदर, उस जी जी, उस वक्त जो है ना, उस वक्त कौन से यही फिर इदारे के वापस इन्हीं को या इनके ऊपर लिखत पढ़त की जाए, लिखा जाए, या उनको इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए? देखें, जब मैं आपको ये बताऊं, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसकी प्रॉपर एक ज़िमनी तैयार होती है जिसके अंदर लिखा जाता है उसका बयान, एक्यूज का और कंप्लेनेंट के एक बयान कलमबंद किए जाते हैं। सही। although statement before police is not admissible as evidence before the court, अगर पुलिस के सामने किसी ने कोई जुर्म करने का लिख दिया है या उसने कन्फेस किया है जुर्म का, तो दैट हम्म। इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट अनलेस अनटिल कोर्ट के सामने कन्फेशन आए। तो बात ये होती है कि ये टोटली सर्कमस्टेंशियल होता है, माइनर डिस्क्रिपेंसीज जो होती है ना उसके ऊपर, क्योंकि दो चीजें हैं।
सिविल लॉ को और क्रिमिनल लॉ के दरमियान डिफरेंशिएशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एविडेंस, क्वेश्चन ऑफ एविडेंस इन सिविल लॉ होता है ना, इसे जी कहा जाता है प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस। सही। प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस क्या होता है कि लेट सपोज कोई भी सिविल सिविल रेमेडी है, उसके अंदर मेरे दलाइल ज्यादा मजबूत हैं तो कोर्ट मेरे फेवर में कर देगी, और अगर मुखालिफ के दलाइल ज्यादा मजबूत हैं तो वो मुखालिफ के फेवर में हो जाएगा। तो ये चीज चलती है प्रिपोंडरेंस ऑफ एविडेंस। जबकि जब क्वेश्चन आता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, मुल्जिम के अगेंस्ट, तो यहां पर आपको जुर्म साबित करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल शेड ऑफ डाउट, कि जो रीजनेबल डाउट है ना वो क्रिएट ना हो। सो लेट्स अभी सपोज मुझे माजरत के साथ एक सवाल किसी दोस्त की तरफ से है, और वो यही मुकीम है, ड्यूल नेशनल है। प्रॉपर्टी, वो कहते हैं प्रॉपर्टी पे बात करें, पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में अजीज व अकारिब या दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं, उसके ऊपर सुनवाई नहीं होती। पोर्टल के ऊपर हमने जो है ना एप्लीकेशन भी दे दी हैं, अभी तक मामला 12-12, 11-11, 8-8 साल, 10-10 साल हो गए, कब्जे किसी के पास है, हम यहाँ रुल रहे हैं और अदालतों में टाइम नहीं मिलता या इन मसाइल से। इसके ऊपर भी आपकी कोई एक्सपर्टीज, कोई लोगों को राय दे, बिल्कुल मेरी कोई इस पे एक्सपर्टीज है, और इसके ऊपर तो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है ना, जो जिसके तहत सेशन जज के सामने, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने फाइल किया जाता है, ये तो एक क्रिमिनल लाइबिलिटी है। इनफैक्ट देखें, एक चीज आप मेरी हमेशा याद रखें राना साहब, जब जनाब। आपने लिटिगेशन में आना ना, तो फिर उसकी पैरवी बड़ी लाजमी होती है। हाँ। आप पैरवी नहीं करेंगे, इवन जज भी है ना, जज की भी लिटिगेशन है, तो जब तक जज उस केस की पैरवी नहीं करेगा, उसका केस लटका लटका रहेगा। पैरवी करना जो है ना वो बड़ा लाज, आई नो इट्स अ पेन टेकिंग प्रोसेस, मगर दिस इज हाउ इट इज, कि पैरवी करना लाजमी होता है। अब लेट सपोज यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अगेन मैं ये कहूंगा कि ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है। लॉयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम्म। आमतौर पे होता है इस तरह कि लॉयर दूसरी पार्टी से मिल जाता है। वो एक पंजाबी की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ लोगों के सामने कि जज दा बजिया छुट जाता, वकील दा बजिया नहीं छुटता। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। तो सही है। वकील अगर कोई गलत काम कर दे या दूसरी पार्टी से मिल जाए या आपका केस खराब कर दे, तो यू कैन डू नथिंग, क्योंकि आप सही। वो जो प्लीडिंग्स हैं उनसे बाहर तो जा नहीं सकते। अगर प्लीडिंग्स के अंदर हमने कोई बात लिख दी है जो कि साइंड है, तो खैर ये और तरफ बाहर निकल जाएगी। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत जो है ना आप फाइल कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी एतबार वाला बंदा है उसे स्पेशल हम्म। पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पे भेजें, और वहां पर जो है ना केस फाइल करें और उसकी रिपोर्ट लें। अब तो आपके लिए खुशखबरी ये है जनाब। कि डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का ऑल ओवर दी पंजाब, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब के ऑनलाइन जो है ना वो बन गए हुए हैं। जब भी कोई केस फाइल होता है, उस केस की प्रोसीडिंग्स नेक्स्ट डेट जो है ना आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। अब लाहौर वाह। हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट में डिस्ट्रिक्ट जजेस की वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की वेबसाइट है, वहां पे जाके सिविल आपको मैं क्रिमिनल या कोई भी सेशन कोर्ट के अंदर केसेस हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केसेस हैं, वो सब के सब जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। लेट सपोज आपके खिलाफ को केस फाइल हुआ आप वहां पे केस नंबर लिखेंगे, उसकी सारी डिटेल से मुराद ये है कि पेशियां आ जाएंगी या उसका मौजूदा स्टेटस आ जाएगा, फॉर एविडेंस है, फॉर फाइलिंग रिप्लाई है, या क्या है। जाहिर सी बात है, एक्सटेंसिव या तफसीली ऑर्डर तो आपको अदालत से ही पता लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल। ऑनलाइन भी पता लग जाता है। तो अच्छा, आपको ऑनलाइन। सिर्फ और सिर्फ आप सोलली रिलाई नहीं कर रहे होते अपने वकील के ऊपर, आप खुद भी चेक कर सकते हैं उसको। ऑनलाइन नजर आ रहा होता है कि वकील अपेयर हुआ है या नहीं हुआ, डेट पे डेट आई या नहीं आई, डेट नहीं, लगी थी वकील तो के उसके ऊपर अपीयर क्या होने का नहीं, कार्रवाई। सिर्फ ये लिखा होता है कि फॉर फाइलिंग रिप्लाई, फॉर एविडेंस, फॉर आर्गुमेंट्स, बस ये चीज होती है। वकील का अच्छा, ये अपीयर चीज। होना ना होना वो नहीं लिखा होता। हम्म। उसके लिए तो जाहिर सी बात है वन मस्ट अप्लाई इन द कोर्ट, जो एलमंद है उनके पास। लेकिन ये आपको पता लग जाता है कि आपकी नेक्स्ट डेट कौन सी है और किस प्रोसीडिंग्स के लिए है। ओके।
सही है। तो ऐसा एटलीस्ट इस चीज का फायदा तो हो जाता है ना कि भाई ये ऐसा प्रोसीडिंग्स हाँ, के लिए तसल्ली तो हो जाती है कि हाँ जी, केस ऑन ऐसा नहीं पाइपलाइन है। होगा कि आप यू आर टोटली ब्लैंक और टोटली रिलाइंग ऑन योर लॉयर कि वो आपको बताए कि भाई अगली तारीख क्या है, नहीं तो आपको नहीं पता कि अगली तारीख क्या है। अब एक घर बैठे बैठे आपको अपने केस की अगली तारीख पता लग जाए तो मैं कहता हूँ कि एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स बेटरमेंट इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स या प्रोसीजर्स ऑफ द कोर्ट। सही। तो तो ये जो क्लाइंट खुद भी पता लगा सकता है। हमने डिस्कस कर लिया कि एफआईआर और इस किस्म की जो चीजें हैं, उसके लिए एक आम साइल को कहाँ जाना चाहिए। जिस तरह एक दोस्त ने निशानदेही की, प्रॉपर्टी का बड़ा जेन्युइन केस है, आप इससे अवेयर हैं। इसी तरीके से बहुत सारे बैंकों के भी मामलात हैं। हम एक केस, ऐसे केस को मैं देख रहा हूँ कि जो कि दुबई से उसने लोन लिया और दुबई से लोन लेके वो पाकिस्तान आ गया। अच्छा, अब वो पाकिस्तान में उसकी प्रॉपर्टी है, फैमिली के नाम हेरिटेज है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, फैमिली के नाम है और वो उसका शेयर होल्डर है। अब बैंक का एक बाहर के एक बैंक ने यहाँ पे राब्ता किया और सूरत हाल को, ऐसे केसेस को हम कैसे परसू कर सकते हैं कि हमें उसकी प्रॉपर्टी नजर आ रही है, वो वहां पे एग्जिस्ट भी करता नजर आ रहा है, ऑनलाइन वो डॉक्यूमेंटेशन में भी मौजूद है, मगर वो टोटली इनकारी है। उसके ऊपर आप क्या समझते हैं, किस तरह परसू करना चाहिए उसको? अच्छा, यहाँ पर ना बैंक लोन जो है वो बाहर के बैंक से लिया हुआ है, हाँ, मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट से। तो ये देखना पड़ेगा कि आया कि वो इधर जो पाकिस्तान है वहां पे अगर तो वहां से डिग्री हुई हुई है तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं बिफोर बैंकिंग डिग्री कोर्ट। डिग्री हुई हुई है, बिल्कुल डिग्री हुई हुई है। तो बैंक और बैंक कैन फाइल। बाकायदा मेरे पास तो रेड वारंट भी है, और रेड वारंट 2 साल पुराने भी हैं। अब अ, मसला एक आपको बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं कि वो बंदा एग्जिस्ट करता है, जिंदा है, मगर उसने डेथ सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो फिर तो उसके लीगल हेयर्स या उसको भी बना सकते हैं। देखें, ये तो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक बंदा डेथ सर्टिफिकेट बना के अपने आप को बचा ले। तो इसके अंदर आप बैंकिंग कोड के अंदर उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हैं, या सेशन कोर्ट के अंदर अगर सिविल लॉ की डिग्री है। डिपेंड करता है ना किस कोर्ट की डिग्री है। अगर तो सिविल रेमेडी के अंदर डिग्री है तो उसके हवाले से जो है वो सिविल सेशन जज के सामने फाइल किया जाएगा। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जो इस वक्त मेरे जेहन में नहीं आ रही, वो सही। टेरिटरीज कहलाती है। सीपीसी के अंदर उसकी प्रोविजन मौजूद है। और अगर मुझे याद आ गई तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा। आई हैव डन रिसर्च ऑन इट। मैं लेकिन मिडल ईस्ट जजाक की बैंकिंग की डिग्री है ना, वो अगर डिग्री है तो उसकी एक सर्टिफाइड इंग्लिश कॉपी बना के है। उसको यहाँ पर बकायदा एग्जीक्यूशन फाइल की जाएगी बिफोर बैंकिंग कोर्ट। और अगर तो वो उस टेरिटरी के अंदर शामिल होता है जो इस वक्त मुझे बोल रहा है, तो उस टेरिटरी के अंदर जो है ना, हम यहाँ पे लेट सपोज यूएसए की डिग्री है ना, उसको हम यहाँ पे इन्फोर्स नहीं कर सकते पाकिस्तान में। हाँ, उसकी वजह तो उसकी कि वजह हमारा यह है कि वो एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, मिडल ईस्ट की लाइक दुबई है, दुबई के साथ हमारा एग्रीमेंट है। है। दुबई के लोग, दुबई मिडल ईस्ट के अंदर लेट सपोज दुबई है तो यू कैन फाइल एन एग्जीक्यूशन इफ द डिग्री ऑफ द कोर्ट इज बिफोर दैट मैं बाय द मैं आपको डन बाय दैट ये कंट्री। बस मिडल ईस्ट तक ही रखता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा दिलचस्प वाकया बता दूं। मैंने थोड़ी सी रेकी की जब मैं लाहौर में था, और मैं जाके उनसे मुलाकात भी हुई, किसी तवज्जो से हवाले से मुलाकात हुई। हमने चाय भी साथ पी, और उसके बाद जब मैंने उनसे अकेले में टाइम जो था मुलाकात का, उसमें जिक्र किया कि मैं बेसिकली आपसे इस हवाले से मिलना चाहता हूँ, तो उसने मुझे कहा कि मैं बाथरूम से आता हूँ, और उसके बाद वो गायब हो गया। तो सूरत हाल ये है कि इन केसेस में जो मिडिल ईस्ट का केस है, हम यहाँ कोर्ट में लगाते हैं, तो ये क्या फिर एक स्लो प्रोसेस में चला जाएगा, उसको फिर डिले ऑफ टैक्सेस का बेनिफिट मिल जाएगा, या देखें, हमारे इसके जैसे? लिए मुझे याद आ गया, इसे कहते हैं रिसिप्रिकेटिंग टेरिटरीज। अच्छा। जिस तरह हम सही। कहते हैं ना कि किसी चीज का आमतौर पे ये लफ्ज बोला जाता है रेसिप्रोकल, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो रेसिप्रिकेट, रेसिप्रिकल है लफ्ज। हाँ। तो आप दोनों जगह पे अगर लेट सपोज डिग्री फाइल, अगर डिग्री पाकिस्तान की है, दुबई में बंदा भागा हुआ है लोन लेके, तो इवन वी कैन फाइल इन दुबई कोर्ट्स टू गेट वारंट या एग्जीक्यूट द डिग्री। अगर उसके वहां पे कोई प्रॉपर्टी हो उसको अटैच भी किया जा सकता है।
और अगर दुबई के अंदर है कोई बंदा, वो पाकिस्तान आया हुआ है, तो दुबई वाले जो है ना वो पाकिस्तान आके जो है ना आमतौर पे अरबी तो करेगा नहीं, ये पाकिस्तानी ही करते हैं हमारे ऐसा नहीं करेंगे, ज्यादातर। बिल्कुल। तो उन्हीं की हवाले से जो है ना आमतौर पे फाइल अच्छा, होती है। मेरे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी के, उनकी दो तीन लाहौर की, उसमें वो हिस्सेदार है। उस डॉक्यूमेंट्स में रिफ्लेक्शन हो रहा है वो, कि वो हिस्सेदार है। तो हम क्या उसको पार्टी बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को भी केस का हिस्सा बिल्कुल बना सकते हैं? उसको अटैच कर सकते हैं। उसको आप बैंकिंग कोड के अंदर एग्जीक्यूशन फाइल करके उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो अगर बैंकिंग कोर्ट आपके पास, कितना टाइम ले लेगी ऐसे केसेस के ऊपर? देखें ये तो अब डिपेंड करता है। आपको मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ, उसको नोटिस जाएंगे, नहीं आता तो एक तरफा चल पड़ेगा कार्रवाई। और सही। अगर वो आ जाता है तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, वो उसको डिले भी कर सकता है। ऐसे वो ऐसे तो केस में आपका जबकि भी वो एक्सपीरियंस रहा है। उसकी तरफ से डेथ सर्टिफिकेट आ जाता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरे इल्म में ये है फिर बात। उनके लीगल एड्स को बनाना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने नाम बदल लिया हुआ है, बंदा मौजूद है, नाम बदल लिया सेक्शन हुआ है। और सेक्शन 23 ऑफ एफआईओ कहता है कि जब डिग्री पास हो जाए उसके बाद कोई प्रॉपर्टी जो उस बंदे के नाम की होती है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो सकती। ओके, तो ठीक। लेट यानी कि सपोज सोल्यूशन है। अगर उसके डेथ सर्टिफिकेट के अंदर जो उसकी आ रही है वो डिग्री के बाद का बना हुआ है ना, तो फिर तो समझे आपको फायदा है। लेकिन अगर वो पहले का डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है डिग्री से पहले का, नहीं, तो नो डिग्री कुड बी पास अगेंस्ट नहीं, 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 डेड पर्सन, तो नहीं, फिर एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम बात, हो जाएगी। वो बात का केस है, और बहुत बात का केस है। नजर आ रहा है। बट अगर ये इस तरह का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो यू कैन गो इन अनदर वे। आप उसके अगेंस्ट क्रिमिनल फाइल कर सकते हैं क्राइम का, सही। कि भाई ये पर्सन जो है ना इसने जो नाम चेंज किया है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो रखा होगा ना। हाँ, तो नाम है, चार बिल्कुल सौ है। बीस को 420 का फाइल किया जा सकता है। इनफैक्ट वो नाम चेंज कर सकता है, लेकिन अपने थंब इम्प्रेशन अगर उसके किसी डॉक्यूमेंट में है, थंब इम्प्रेशन तो अपने नहीं चेंज कर सकता। वो डीएनए तो अपना नहीं चेंज कर सकता ना, वो तो सेम ही नहीं, रहेगा। बिल्कुल तो सही। अगर उसका कोई कोई बैंकिंग डॉक्यूमेंट जिसमें उसने साइन अंगूठे किए होंगे, वो और ये बंदा जो फेक अब बना के आइडेंटिटी जा रहा है, जब उसके अंदर थंब इम्प्रेशंस मैच हो जाएंगे तो पता लग जाएगा जी कि ये फ्रॉड कर रहा है। तो इस वे में भी जाया जा सकता है उसके अगेंस्ट। सही। इन इट्स क्राइम इन इटसेल्फ कि आप अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो पहले छुपा लिए या रिवील कर दी है विदाउट द एक कंसेंट ऑफ द कोर्ट। आखिरी सवाल। पहले केसेस में क्या होता था कि अगर कोई बंदा चेक दे देता था, चेक डिसऑनर हो जाता था, इम्प्लीमेंट कार्रवाई फौरन होती थी। अब उस पर डिले होता है, अब उसके ऊपर एसएसपी लेवल पे जाना पड़ता है, उसके बाद वहां से कुछ मामला होते हैं, फिर वो नीचे आते हैं, और फिर वो, ये क्यों इसमें ऐसा हो गया? अब ये अच्छा, यानी कि अब ये चेक ना का मामला बिल्कुल ही डल सा हो गया कि चेक लेना या देना खतरनाक नहीं रहा। आम तौर पे ना राणा साहब देखें, अब ना जो दौर आ गया ना, अब देखें कि चेक जो है ना वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ। चेक को दो मकसद के लिए दिया जा सकता है, या तो पेमेंट के लिए या फिर जमानत के तौर पे बतौर जामिन। अब आम तौर पे होता ये है कि लिखत पढ़त हुई नहीं होती, जुबानी कलामी सारी चीजें चल रही होती हैं। और अब वो ऐसा चेक ही है। आता है, जो बंदा जिसके अगेंस्ट दरखास्त आ रही है वो कहता है जी ये तो मैंने गारंटी चेक दी है, दूसरा हाँ, हाँ। कहता है नहीं जी ये पेमेंट के लिए दी है। तो अब बात ये है कि कुरान मजीद भी कहता है कि आप जब भी तुम कोई भी कर्जा लो या मुआयदा करो तो उसे लिख लिया करो और लिख लिया यकीन करो। जाने तुम्हारे हक में बेहतर है, सूरह बकरा के अंदर है। माशाल्लाह, बिल्कुल लेकिन सही खैर, कहा। वो सूरह बकरा के अंदर ये चीज मौजूद है। और दूसरी बात ये कि मुझे समझ नहीं आती कि हम सिर्फ जुबानी कलामी चाह रहे होते हैं। अगर एक चीज रिटन डाउन में आ जाए ना, तो देन नो वन कैन डिनाई द फैक्ट। जब जुबानी चल रहा होता है ना तो फिर यहाँ पे ना अब जो गारंटी चेक्स होते हैं ना उसको 489F नहीं लगती। ये जो ओके। आपने जो चेक डिसऑनर है ना, दैट इज डेल्ट अंडर 489F ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। और अगर आपने उसके अगेंस्ट सिविल रेमेडी ले अवेल करनी है तो फिर ऑर्डर 37 का सूट या दावा दायर किया जाएगा बिफोर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है, तो हमारे समझ पास गए। इसके अंदर दोनों रेमेडीज मौजूद है, सिविल भी और क्रिमिनल भी। तो जहां सही। तक बात है क्राइम की, तो पर्चा कटवाना है, तो जब जुबानी कलामी चेक दिए होते हैं तो फिर वहां पर जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि 489F जो है ना वो गारंटी चेक्स पे नहीं लगता। सिक्योरिटी चेक्स या गारंटी चेक्स के ऊपर 489F नहीं लगती। सिर्फ उस पे लगती है कि अगर वाकयतन मेरी कोई जिम्मेदारी बनती थी और मैंने उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए चेक दिया है, फिर चेक इनकैशमेंट के लिए गया और फिर वो चेक जो है ना डिसऑनर हो गया, सही। तो मुश्किलात होती हैं।
जब ज़बानी आता है ना, ज़बानी ये सारी डीलें हुई होती हैं, फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए ये एसएसपी रैंक तक जाता है, पार्टीज़ को सुनता है और फिर उसके बाद ये चीज़ डिसाइड होती है आया कि वाक़तन कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, 489 एक्ट की प्रोविजंस जो हैं वो लगती हैं या नहीं लगती। सही। सुहेल, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आज 25 है, एंजॉय करें अपने दिन को, और हम भी लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, उनके लिए उनकी कहते हैं ना रहनुमाई के लिए आपने जो बातें की हैं, शायद इससे किसी का भला हो जाए, किसी का फायदा हो जाए, और इस तरह बिल्कुल, ही जो है ना, ये एक आसानी के लिए प्रोग्राम है। इसको हम सिर्फ एविडेंस के ऊपर बात नहीं करते, हम जर्नल बात करते हैं, और अगर किसी के मामलात इससे कुछ रिफ्लेक्ट होते हैं कि ऐसे ही हैं, तो इससे हमारा लेना देना कोई नहीं, हम तो जर्नल बात कर रहे थे। ठीक है सुहेल, आपका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर गपशप करेंगे इसी हवाले से। इंशाअल्लाह। आपका कहते हैं अल्लाह की सुपुर्द, आपको अल्लाह की ज़ुबान में, और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।